जय हिंद। पिछले कालांशों में हमने अध्याय फर्स्ट के बारे में आसान भाषा में समझ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले रूपरेखा समझी थी, फिर हमने छोटे प्रश्न किए थे, फिर हमने डिटेल में पार्ट पढ़ा था, फिर हर टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यू किए थे। यही सीरीज इसी के अंदर चलने वाली है। आज हमारा नया टॉपिक है, नया अध्याय है अम्ल, क्षार और लवण। देखो, अम्ल और जो क्षार लवण है ना, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन रूपरेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अम्ल व क्षार। देखो, अम्ल और क्षार क्या होते हैं उसके बारे में अपन समझने वाले हैं। अम्ल क्षार क्या कहाँ काम आते हैं, प्रमुख अम्ल कौन से हैं, प्रमुख क्षार कौन से होते हैं, तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर है दूसरा टॉपिक अम्ल व क्षार सूचक। सूचक क्या होते हैं भाई, अम्ल व क्षार की सूचना बताते हैं। अरे भाई, सूचना बताते हैं, सूचक अम्ल क्या हुआ, सूचना बताना। ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर अम्ल या क्षार है या नहीं है, उसकी सूचना कौन बताएगा, ये सूचक बताते हैं। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के सूचक काम आते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, पेटूनिया। ठीक है, ये सारे सारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे आपने सर्दियों के दिनों में जब हल्दी की सब्जी बनाते हो और जब आप हाथ धोते हो तो हाथ का जो रंग है वो पीले से लाल हो जाता है, इसका मतलब वो किसकी सूचना बता रहा है, क्षार की सूचना बता रहा है हल्दी। चलो, कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थोलिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो कृत्रिम सूचक के नाम लिखिए। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक नाम से पता चल रहा है कि वो अपनी गंध को बताते हैं। जैसे प्याज, प्याज के अंदर अपनी अलग सी गंध होती है सल्फर के कारण। वेनिला, आइसक्रीम खाई होगी, लौंग, ये सारे सारे आपके गंधीय सूचक के रूप में काम करते हैं। चलो, अगला कौन सा है अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं। देखो, अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं कौन से अभिक्रिया होती है उसको एक बार में अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो, अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा ना, तो कौन सी गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है अम्लों की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो एक बात याद रखना कि अम्ल के किसी के भी साथ अभिक्रिया हो तो आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जल भी बनेगा। लेकिन जहां पर कार्बोनेट आ जाए, एक चीज याद रखना, जहां पर कार्बोनेट आ जाए वहां पर क्या बनेगा साथ में, अरे भाई एक साथ में एक चीज और बनेगी। कौन सी बनेगी, CO2। ये ध्यान रखना, कार्बोनेट के कारण क्या बनेगा साथ में, CO2 भी बनेगा। अब देखो, उदासीनीकरण, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया या क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इन तीनों के साथ, अरे भैया इन तीनों के साथ क्या बनेगा, इन तीनों के साथ बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण और जल तीनों के अंदर बनेगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है आपको, एकदम चुपके चुपके से, कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है। देखो, इधर बता देता हूं, धातु ऑक्साइड, अगर धातु ऑक्साइड की प्रकृति अगर आपको पूछे तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। और छोटा प्रश्न एक यहां से भी पूछ सकता है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब आप बोलोगे मेरे को याद कैसे रहेगा, तो एक ही बात इधर देखो। देखो, अम्ल है ना, अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा, क्षार से अभिक्रिया करेगा, तभी तो ये क्षार है। अभी धातु ऑक्साइड क्षार होगा तभी तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब ये है ना, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए, तभी तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। यहां तक समझ में आया। सबसे लास्ट में अम्ल व क्षार की जल के साथ अभिक्रिया। अरे भैया, जल के साथ अभिक्रिया होगी ना, जल का सूत्र क्या होता है, अरे भैया जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है, आपने बताया H2O। और जैसे ही इसमें अम्ल या क्षार डालोगे ना, तो क्या हो जाएगा, H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, H प्लस किसको दिखा रहा है, अम्ल को दिखा रहा है, और OH माइनस किसको दिखा रहा है, क्षार को दिखा रहा है। यहां तक समझ में आया। चलो ठीक है, यहाँ से छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको एक बार आप अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो। अब ये जलीय विलयन में चालकता, ये अपन डिटेल में क्लास तो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सा देख लो। आसुत जल, भैया आसुत जल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डिस्टिल वाटर को, डिस्टिल वाटर।
भैया डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, दोनों में अंतर होता है। मिनरल वाटर जो कि आप पीते हो, जैसे बिस्लरी की बोतल आती है या फिर कैंपर का जो पानी आता है, वो सारे के सारे आपके मिनरल वाटर होते हैं। डिस्टिल वाटर कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई भी मिनरल ना हो, कोई भी क्या ना हो, मिनरल ना हो, वो डिस्टिल वाटर होता है। बनाते कैसे हैं डिस्टिल वाटर को? घर पे बना सकते हो। कुकर लेना, पानी डालना, ढक्कन लगाना और उसको चूल्हे पर लगा देना, और जैसे जैसे गर्म होगा भाप बनेगी, और वो ऊपर जो नोजल होता है वहां से आप पाइप लेकर उसको डिस्टिल वाटर को अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। क्या अशुद्ध जल में विद्युत का चालन होगा? नहीं होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, अम्ल व क्षार में होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होगा। अम्ल व क्षार में क्या होगा? विद्युत का चालन होता है। और ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं होता है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखो पीएच स्केल क्या होती है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक प्रकार की स्केल होती है जिस पर नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? 0, 7, 14, ये नंबर होते हैं। और सबको, आपको जैसा कि आपको पता ही है, 0 से 7 को अपन क्या बोलते हैं? जो पदार्थ होते हैं उनको अम्ल बोलते हैं। और क्षार किसको बोलते हैं भाई? 7 से 14 वाले बीच में जो भी आएंगे वो सारे क्षार होंगे। ठीक है, और बीच वाला कौन सा होगा भाई? अरे भाई बीच वाला भी तो है ना, बीच वाला हो जाएगा उदासीन। ओके, चलो डिटेल में आएगा तब देखेंगे। छठा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कैसे बनती है? जैसे हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, तो गाड़ियां वगैरह चलाते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है? नोटू सोटू, NO2 और SO2। NO2 से तो बनेगा आपके HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और SO2 से बनेगा कौन सा? H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा कहते हैं। और वो क्या होंगे? बरसात के साथ भी गिरेंगे। गिरेंगे तो हमारी जो धरती है या जो भी वनस्पति वगैरह उनको खराब करेंगे। तो अम्ल वर्षा समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दंत क्षय के बारे में। देखो दंत क्षय क्या होता है, या फिर दांतों का नष्ट होना क्या होता है? जैसे आप मिठाई खाते हो या फिर आप खाना वगैरह खाते हो, तो खाना वगैरह खाते हो, मुंह वगैरह आप ढंग से साफ नहीं करते हो, ब्रश वगैरह नहीं करते हो, तो आपके मुंह के अंदर क्या होगा कि ये जो खाने के कण है वो फंस जाएंगे, और फंसने के कारण एक बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? आपका जो बचा हुआ जो खाना है, दांतों के अंदर जो फंसा हुआ खाना है, उसको खुद खाएगा, एसिड में बदलेगा, खुद खाएगा, एसिड में बदलेगा। उस एसिड में बदलने के कारण आपके मुंह के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और एसिड की मात्रा जैसे बढ़ेगी तो दांतों के ऊपर एक लेमिनेशन होता है जिसको बोलते हैं इनेमल, और वो इनेमल की जो परत है वो नष्ट होने लगती है, जिस कारण से आपके दांतों में क्या होगा? केविटी बनेगा। केविटी मतलब खड्डा बनेगा, और बाद में हो सकता है कीड़ा भी वगैरह भी पड़ जाए। तो दंत से ये होता है। और इसको बचाए कैसे? तो आप क्या करो, जैसे हमने दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है, तो आप का मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो आप क्षारीय दंत मंजन का यूज कर सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं मृदा की पीएच। देखो मृदा की पीएच क्या होती है? सबसे पहले मृदा समझो, भूपटल का वह भाग जिसके अंदर पेड़ पौधे उगते हैं मृदा कहलाती है। और अगर मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा बढ़ जाए तो जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए भी अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी पीएच की। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं उदर की अम्लता। उदर मतलब पेट। अब पेट जो होता है ना, उसके अंदर एक अम्ल होता है HCl। कभी कभी क्या होता है, ये HCl की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, और मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो उदर है उसके अंदर मरोड़ आती है, या फिर आपको खट्टापन जैसा महसूस होगा। तो इसकी भी अपन बात करेंगे दैनिक जीवन के अंदर पीएच का जो महत्व है उसके बारे में। और जब अम्लता बढ़ जाएगी तो आप क्षार का यूज लोगे। ठीक है, जो एंटी एसिड के रूप में काम आता है। अगला 7वां टॉपिक देखो, दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले NaCl नमक की बात कर लेते हैं। तो नमक कैसे बनाया जाता है? एक छोटा सा तरीका होता है। नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। क्या होता है, जब समुद्र का पानी तट पर आता है तो तट पर क्या करते हैं, कुछ क्यारियां बना देते हैं। तो समुद्र का पानी जैसे ही आएगा तो वो क्या होगा, जब वापस पानी जाएगा ना, तो ये जो क्यारियां जो बनाई गई है तो केवल पानी पानी वापस जाएगा, लेकिन जो नमक है, उस जो खारा पानी का जो नमक है समुद्र का, वो इस क्यारियों के अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, नमक अलग कर लेंगे। और जैसे हमारे पास नमक आया तो बाकी जो भी पदार्थ है वो सारे सारे नमक से बन जाएंगे। देखो नमक से NaOH बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? अरे भाई क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार कहा जाता है। छोटा प्रश्न आ सकता है, प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं? एक तो NaOH और एक होता है KOH। बात समझ में आ गया। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण, जो विरंजक चूर्ण होता है, नाम से पता चल रहा है विरंजक मतलब रंगों को उड़ाने वाला। कपड़े पर किसी प्रकार का कोई रंग लगा है, क्या क्या काम आएगा? रंगों को उड़ाना।
कपड़े पर किसी प्रकार का कोई रंग लगाया, उसको आप क्या करोगे, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर से आप उसको साफ कर दोगे। और इसका एक काम और है, पेयजल, पेयजल का जो शुद्धिकरण है, पीने का जो पानी है उसको शुद्ध करने में किसका काम आएगा, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर काम आ जाएगा। ठीक है, इसके सूत्र की बात कर लेते हैं तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है, जो कि किससे बनाया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर को अपन किससे बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखो, बेकिंग सोडा, नाम से पता चल रहा है खाने का सोडा, मतलब इसको खाने में काम लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, ये इसका सूत्र हो जाएगा। और बेकिंग सोडा से अपन दावन सोडा बनाया जा सकता है, ये भी याद रखना किससे क्या बन रहा है। ठीक है, दावन सोडा नाम से क्या पता चल रहा है, धोना, कपड़े धोने में दावन सोडा काम आता है। सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 और डॉट 10H2O, इसमें जल की मात्रा कितनी है, 10 है। ठीक है, सूत्र याद रखोगे, चलो हो जाएगा। ये सारे सारे अपन डिटेल में बाद में अपन पढ़ने वाले हैं। अगला देखो, लवणों की प्रकृति। लवण 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सबसे पहले बात कर लेते हैं उदासीन लवण। उदासीन अम्ल लवण जो है उसके अंदर अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अगर उनकी अभिक्रिया कराएं तो आपको उदासीन लवण बनेगा। अम्लीय लवण मतलब देखो, ज्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए, अम्ल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जो क्षार है वो क्या होना, सॉरी अम्ल है वो क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। और क्षार कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। बात समझ आ गया। बात कर लेते हैं क्षारीय लवण की। क्षारीय से पता चल रहा है, अरे भाई अम्ल क्या होगा, अरे भाई अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल लोगे। ठीक है, और क्षार कैसा होगा, प्रबल क्षार होगा। तो क्या बन जाएगा, क्षारीय लवण बन जाएगा। सबसे लास्ट में क्रिस्टलन जल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है, देखो मैं सूत्र लिखता हूं आपके सामने। क्रिस्टलन जल का एक सूत्र लिखते हैं, ये Na2CO3, ये मैंने सूत्र लिखा, डॉट 10H2O, ये मैंने धोने का सोडे का सूत्र लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, अरे भैया ये क्या है, अरे भैया क्या है, ये है लवण का सूत्र। और साथ में ये क्या है, ये क्या है, जल की मात्रा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, लवण के सूत्र के साथ अपन जो जल की मात्रा लिखते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। और इसके मैंने एक उदाहरण दिया है और आपके 5-6 उदाहरण कोर्स में। चलो पीओपी और जिप्सम, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। पीओपी क्या होता है, देखो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जिप्सम क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। पीओपी में अगर आपने पानी डाल दिया तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम को वापस गर्म किया तो क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस पार्ट का। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन छोटे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।